चैप्टर जिसका नाम है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, उसका हम वन शॉट लेकर आए हैं। तो इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो बच्चे इसके बिगनिंग, ये जो है आपका चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, इसका हम पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, पूरा का पूरा डिस्क्राइब जो है वो इस वीडियो, एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगनिंग की। अब देखो बच्चे, पहले एनसीईआरटी में इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन था, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, ठीक है, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी होता है, ठीक है, तो इसके नाम से भी ये जाना जाता है। तो हड़प्पा का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे पड़ा और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी क्यों कहा जाता है, यहाँ पर दो चीजें आपके माइंड में आ रही होगी। तो पहले हम इस चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो बच्चे, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की खोज एक हड़प्पा नामक शहर से की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया। तो आज के टाइम में पंजाब में, जो पाकिस्तान वाले पार्ट में जो पंजाब है, उसके एक शेरवाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हड़प्पा नामक एक शहर है, सिटी है, तो उसकी खुदाई, सबसे पहले उसकी खुदाई वहां पर हुई थी और वहीं से ही एविडेंस निकाले गए थे, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा। सेकेंड बात आती है कि इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा। तो बच्चे, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है पूरी की पूरी, तो ये इंडस रिवर के पास में लोकेटेड है, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा आपकी इंडस रिवर है, ठीक है, तो इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज है, और वो 5 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ये है इंडस रिवर, तो इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी, क्योंकि ये पूरी सभ्यता थी ना बच्चे, इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के आसपास में बसी हुई थी, ठीक है। तो इंडस रिवर मेन रिवर थी और उसकी 5 सहायक नदियां थी। अब वो 5 सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी, तो वो थी रावी, सेकंड थी ब्यास, कौन सी, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब और झेलम, ठीक है, और झेलम। तो ये 5 बच्चे क्या थी, 5 इसकी सहायक नदियां थी, किसकी, इंडस रिवर की, जिसके पास में ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो थी वो बसी हुई थी। जैसे आज के टाइम में भी गंगा रिवर के पास में कौन कौन सी सिटीज लोकेटेड है, तो उस सेम वैसे ही हड़प्पा, ये जो इंडस रिवर है उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज के पूरे आसपास में सिविलाइजेशन बसी हुई थी, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी रखा गया, ठीक है। तो ये बात थी इसकी। अब मैडम आप ये बता दीजिए कि इसका नाम ब्रिक बीट्स एंड बोन्स क्यों पड़ा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ज्यादातर मात्रा में हमें ब्रिक्स मिली है, ईंटें मिली है, और हमें मनके मिले हैं, और हमें यहाँ पर बोन्स मिली है, इसीलिए इसका नाम ये रखा गया, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। तो चलिए बात करते हैं आगे की। तो बात क्या कहते हैं कि देयर आर द सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पा। तो हमें बहुत सारे साइट्स जो हैं वो मैच्योर हड़प्पा में मिले हैं। तो हड़प्पा को भी 3 भागों में बांटा गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 भागों में बांटा गया था। तो पहले आ जाएगा अर्ली, ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट फेज था, फिर उसके बाद में मैच्योर, ये जो सेकंड फेज था, उसके बाद में लेटर हड़प्पा आ जाएगा। तो ज्यादातर जो हमें एविडेंस मिले हैं वो हमें मिले हैं मैच्योर हड़प्पा से, ठीक है। सो दीज कल्चर वर एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रक्टिव पोट्री। अब इनसे हमें क्या मिला, मैच्योर हड़प्पा की मैक्सिमम साइट से हमें ज्यादातर क्या मिला, हमें पोट्री मिली, एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, यानी कि हमें खेती बाड़ी के साक्ष्य मिले कि कौन कौन सी चीजों की खेती किया करते थे, एंड द पेट्रोलिज्म, कौन कौन से पशुओं को पालते थे, एंड द सम क्राफ्ट, और वहां पर किस तरह का क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ठीक है। तो सेटलमेंट वो जनरली स्मॉल, जो उनके सेटलमेंट्स होते थे, घर होते थे, वो जनरली छोटे होते थे, ठीक है, मल्टी स्टोर नहीं होते थे, बड़े बड़े नहीं होते थे, छोटे होते थे, ठीक है। वर द वर्चुअली नो लार्जर बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी ना होकर के छोटे छोटे घर हुआ करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सब्सटेंशियल स्ट्रेटजीज। इसकी सब्सटेंशियल स्ट्रेटजीज क्या क्या है, ठीक है, मतलब क्या क्या लोग कैसे रहते थे, किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। द हड़प्पन एट द, अब ये हड़प्पा के लोग खाने में क्या यूज करते थे, ठीक है। तो हड़प्पा के लोग जो थे बच्चे, वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों थे, ठीक है। वो प्लांट प्रोडक्ट भी यूज करते थे और वो एनिमल प्रोडक्ट भी यूज किया करते थे। प्लांट प्रोडक्ट में आप कह सकते हो कि गेहूं और ये जो मेज है, राइस तो एक बहुत ही कम रेयर ही मिला है। तो ये प्लांट प्रोडक्ट में मतलब कि अनाजों की जो वो खेती बाड़ी किया करते थे, तो प्लांट प्रोडक्ट भी यूज किया करते थे। साथ साथ में फिश बोन्स मिली है, इससे ये पता चलता है कि वो लोग एनिमल्स को भी, मतलब जैसे वो नॉन वेजिटेरियन भी थे, क्लियर। तो एनिमल बोन्स फाउंड द हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोस्त, तो एनिमल बोन्स कौन कौन से जानवरों की हमें हड्डियां मिली है वहां पर, ठीक है। तो शीप हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया, पिग हो गया, राइट।
बोन्स ऑफ द वाइल्ड स्पीसीज, तो हमें कुछ जंगली जानवरों की भी वो मिली है, वहां पर हड्डियां मिली है, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग हंटिंग भी किया करते थे, वो लोग शिकार भी किया करते थे। ठीक है, नाउ देमसेल्फ और द ऑब्टेन मीट फ्रॉम द हंटिंग कम्युनिटीज। ठीक है, बोन्स ऑफ फिश एंड द फोल ऑल्सो फाउंड, तो यहाँ पर हमें किसकी, फिश की बोन्स मिली, फोल होता है जैसे आपने हॉर्स के बेबी को कहा जाता है फोल्स, तो उसके भी हमें बोन्स मिली है, एविडेंस मिला है, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग फिश से और हॉर्स से भी अवेयर थे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, सब्सटेंशियल स्ट्रेटेजी में अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो बच्चे वो खेती बाड़ी करने के लिए किन किन चीजों का यूज किया करते थे। अब पहले आज की तरह से ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, थ्रेसर्स नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग क्या यूज करते थे, वो लोग स्टोन जो ब्लेड्स होती हैं, नुकीले पत्थर होते हैं, उनसे वो लोग खुदाई करते थे खेतों की। अब बोलो कि मैडम बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन था तो सही बच्चे, उसकी खुदाई करते थे, फिर उसमें सॉस, उसमें सीज को सॉस करते थे, मतलब स्प्रेड करते थे, फिर उसके बाद में उसको इरिगेट किया करते थे, क्योंकि रिवर के पास में वो लोकेटेड थे, तो पानी इजिली, वाटर की अवेलेबिलिटी उनकी हो जाती थी, तो इस तरह से खेती बाड़ी उनकी बहुत अच्छे से होती थी। सो रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील्स एंड द टेरिकोटा स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट, तो जो हमें सील्स मिली हैं, ठीक है, जो हमें सील्स का मतलब होता है मोहरे, ठीक है, और जो टेरिकोटा का मतलब होता है बुल की फिगर वाला। ठीक है, तो टेरिकोटा इंडिकेट द बुल वाज नोन, तो ये जो टेरिकोटा है इससे ये पता चलता है कि वो एक बुल था, बैल था, और इन बैलों का यूज वो लोग प्लोइंग के लिए किया करते थे, मतलब खेतों की जुताई करने के लिए। ठीक है, सो एंड द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोरेट फ्रॉम दीज दैट द ऑक्सन वर यूज फॉर द प्लोइंग, तो इससे ये पता चलता है, ऑक्सन के जो हमें एविडेंस मिले, बुल के एविडेंस मिले, इससे ये पता चलता है कि वो लोग उसको प्लोइंग के लिए यूज किया करते थे। टेरिकोटा मॉडल्स फ्लो हैव बीन, अब ये टेरिकोटा मॉडल्स कहाँ से मिले, ये हमें हड़प्पा की कौन सी साइड से मिले, तो ये मिले चोलिस्तान और बनावली से, गलती मत करना, तो चोलिस्तान और बनावली से हमें क्या मिले हैं, चोलिस्तान और बनावली से हमें ये मिले हैं टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ द फ्लो हैव बीन फाउंड। ठीक है, तो टेरिकोटा के मॉडल्स हमें कहां पर मिले हैं, उनके साक्ष्य कहां पर मिले हैं, चोलिस्तान और बनावली। लेकिन बच्चे एक डिफरेंस जरूर याद रखना, प्लो फील्ड का आता है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, तो वो हमें मिले हैं कालीबंगा से। कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। लेकिन हमें बैल के साक्ष्य कहां से मिले, कि वो लोग बैलों को भी यूज किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर है टेरिकोटा मॉडल्स ऑफ द फ्लो हैव बीन फाउंड इन द, तो चोलिस्तान और वो बनावली से, दोनों याद रहेगा। ठीक है, ये जुते हुए खेत है, और यहाँ पर ही बैलों के साक्ष्य कहां से मिले, चोलिस्तान और बनावली से। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो ये क्या था बच्चे, ये टेरिकोटा बुल, ठीक है, टेरिकोटा फिगर है ये, क्लियर। नेक्स्ट, मोहनजोदारो अ प्लांट अर्बन स्टेट। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक बहुत फेमस साइट है मोहनजोदारो, शायद आपने मूवी भी देखी होगी ना। तो मोहनजोदारो उसकी सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ी साइट है। तो मोहनजोदारो से बहुत सारे कहानियां जुड़ी हैं। ठीक है, बहुत सारे एविडेंस भी हमें यहाँ से मिले हैं, किससे, मोहनजोदारो से। तो मोहनजोदारो को बेसिकली जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बेसिकली उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो एक ऊपर वाला पार्ट था उसको क्या कहा जाता है बच्चे, उसको कहा जाता है सिटाडेल। क्या कहा जाता है उसको, सिटाडेल। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको कहा जाता है लोअर टाउन। उसको क्या कहा जाता है बच्चे, लोअर टाउन। ठीक है, तो लोअर टाउन में नॉर्मल लोग रहते थे, और सिटाडेल में रिच फैमिली के लोग रहा करते थे। तो लोअर टाउन एरिया में बड़ा होता था, लेकिन ये नीचे बसा हुआ था, नीचे लोकेटेड था। और ये जो सिटाडेल था ये ऊपर था, लेकिन एरिया में छोटा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली लोअर। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसी को प्रोटेक्ट किया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसी को ही 4 दीवारी से प्रोटेक्ट किया गया था बच्चे, तो ये भी प्रोटेक्टेड था। ये इसीलिए इनको ना अलग अलग सेपरेट किया गया, कि अगर इसको चारों दीवार, मतलब दीवारों से अगर प्रोटेक्ट किया गया है, लोअर टाउन को भी, इसको भी, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैटेगराइज करती हैं। तो नीचे वाले पार्ट में जो है वो लोअर लोग रहते थे, मतलब कि नॉर्मल पीपल रहा करते थे। सेवरल बिल्डिंग्स वर एट द प्लेटफॉर्म, ब्रिक्स वर स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है। ठीक है, ये जो घर होते थे इनके, मतलब जो लोअर टाउन में घर होते थे बच्चे, वो स्मॉल होते थे, छोटे होते थे, और मल्टी स्टोरेज नहीं होते थे। ठीक है, और इनके घरों के अंदर जो ईंटें यूज की जाती थी बच्चे, उसका भी एक स्टैंडर्डाइज रेशियो था।
उसका भी एक नाप तोल था। तो जो उनकी ईंटें होती थी वो आज की ईंटों से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, एक अच्छी क्वालिटी की ईंट होती थी। तो उनका स्टैंडर्डाइज रेशो जो है वो क्या आपको याद करना है, 4:2:1। तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे आपने राम लखन मूवी का वो गाना सुना होगा ना, कौन सा, अनिल कपूर का, 1:2 का 4, 4:2 का 1। तो अगर ब्रेक्स की बात आती है, स्टैंडर्डाइज रेशियो की बात आती है, तो आप ये वाली ट्रिक याद कर लेना, 1:2 का 4, 4:2 का 1, बस। तो ये हड़प्पा की ब्रेक्स का स्टैंडर्डाइज रेशियो था, वेयर द लेंथ ऑफ द ब्रेथ एंड वर द 4 टाइम्स। अब इसकी जो देखो, अब मैं आपको क्या बताती हूँ, एक मैं ब्रेक बनाकर बताती हूँ कि क्या था ये, इस तरीके से बना हुआ था। तो इसकी जो मोटाई थी बच्चे, किसकी, इस ईंट की जो मोटाई थी वो क्या था बच्चे, वो था 1। ठीक है, इस ईंट की मोटाई जो थी वो थी, थिकनेस जो थी वो 1 थी। तो ये क्या बता रहा है, कि ये बता रहा है कि लेंथ एंड द ब्रेथ वर 4 टाइम्स ट्वाइस ऑफ द हाइट। ठीक है, और जो इसकी ये जो आप ये देख रहे हैं, इसकी जो ब्रेथ देख रहे हैं, चौड़ाई देख रहे हैं, वो कितनी थी, 2। तो इसका डबल ये हो गया, यानी कि मोटाई का डबल जो है वो ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, रुकिए बच्चे, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ये करेंगे कि ये रहा। ठीक है, तो इसकी जो मोटाई थी बच्चे वो कितने की थी, वो थी यहाँ पर ये 1, जो ये जो मोटाई देख रहे हो ना, ये कितने की थी, ये 1 सेंटीमीटर की। तो इसका डबल हो गया ये, और इसका डबल जो, यानी कि जो लेंथ है इसकी, ये वाली लेंथ जो है वो 4 हो गई, यानी कि इसका डबल ये, इसका डबल ये। तो यही बताया गया कि लेंथ एंड द ब्रेथ वर द 4 टाइम्स एंड द ट्वाइस ऑफ द हाइट। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर। अब हम बात करते हैं किसकी, लाइम ड्रेनेज की। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटी वाज केयरफुली प्लान्ड द ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि दुनिया का सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम इसी सिविलाइजेशन में पाया गया था। उस टाइम में, मतलब जो हमारे इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने कहा भी कि इस सभ्यता, देखो 4 ओल्डेस्ट जो थी, मतलब 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। तो कौन कौन सी, पहले आप ये देख लीजिए कौन कौन सी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के बारे में जिक्र किया गया, जिनमें से इसको कंपेयर किया गया। तो पहली कौन सी थी, पहली हम देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी। ठीक है, कौन सी थी, मेसोपोटामिया। ठीक है, ठीक है, तो पहली कौन सी थी बच्चे, पहली थी मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। ठीक है, सेकंड कौन सी थी, सेकंड थी जैसे हड़प्पा लगा लीजिए, ठीक है, यही लगा लीजिए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन। थर्ड थी आपकी इजिप्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, थर्ड थी आपकी इजिप्ट सिविलाइजेशन। और फोर्थ थी आपकी कौन सी, चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, फोर्थ कौन सी थी, चाइनीज सिविलाइजेशन। इन फोर सिविलाइजेशन में ये जो हड़प्पा की जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इसका ड्रेनेज सिस्टम बाकी के 3 के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा था। कि ऐसा ड्रेनेज सिस्टम हमने कहीं नहीं देखा, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का काम यही होता था कि जगह जगह जा करके और चीजों को एग्जामाइन करना, उनके एविडेंस को निकालना। तो ऐसा ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने कहीं नहीं देखा। ठीक है, सो रोड्स एंड द स्ट्रीट वर लेट टू, अब इनके जो रोड्स बने होते थे बच्चे, वो 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते थे एक दूसरे को, इस तरीके। ठीक है, तो अगर ये चौराहा बना होता था, आज भी आप देखते हो ना कि चौराहे बने होते हैं, तो वो किस तरह से बने होते हैं। तो उस टाइम में भी तो ये जो इनकी स्ट्रीट्स होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट, ठीक है, बाइसेक्ट करती थी। एंड अप्रॉक्स द ग्रीड पैटर्न इंटरसेक्टिंग द राइट एंगल्स। ठीक है, तो वो ग्रीड उसमें बने होते थे, जैसे आप मोबाइल फोन में देखते हो ना, मोबाइल में देखते हो जहां पर आपकी फोटो गैलरी होती है, राइट। तो जहां पर आपकी फोटोज होती हैं, तो वहां पर ग्रिड पैटर्न होता है। इसका मतलब ये कि आपको सारी जो है वो सीक्वेंस में दिखाई देगी। तो ऐसे ही मोहनजोदारो में, हड़प्पा की साइड्स का एक जो मोहनजोदारो है, तो उसमें जो घरों का पैटर्न होता था वो ग्रिड पैटर्न पर होता था। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है कि घर जो थे वो रोड के आसपास और एक सिमिलर, एक सिमेट्रिकल वो जो है उसमें बने हुए थे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बने हुए थे इस लाइन में, यानी कि एक ही लाइन में इस तरीके के घर होंगे, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, ऐसे नहीं बना होता था, एक लाइन में बने होते थे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। क्लियर, चलिए अब हम करते हैं मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अभी तक हम बात कर रहे थे लोअर टाउन की, अब हम बात करेंगे किसकी, सिटाडेल की। तो सिटाडेल में हम क्या देखते हैं,
It is citadel. It is on the citadel that find the evidence structure that were probably used for the special public purpose. अब इसको जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स पाई गई हैं, स्पेशली दो बिल्डिंग्स के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, कौन कौन सी ग्रेट बाथ और दूसरी कौन सी होगी ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है। तो ये पब्लिक पर्पस के लिए बनाए गए थे, द ग्रेट बाथ एंड द लार्ज रेक्टेंगल टैंक। ये ग्रेट बाथ क्या होता था बच्चे, ये एक तरह का लार्ज रेक्टेंगल टैंक होता था इस तरीके का। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रहा आपका ग्रेट बाथ, ठीक है। ये क्या था बच्चे, ये था आपका ग्रेट बाथ, ठीक है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये रहा, ठीक है। और ये क्या था, ये थी ग्रेट ग्रेनरी। तो ये दो चीज ये है, ये मोहनजोदारो में पाई गई है। अब ये जो टैंक बना था, ग्रेट बाथ का जो टैंक बना था, वो कौन से शेप का बना था, वो बना था रेक्टेंगुलर टेप, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का, इन अ कंट्री यार्ड सराउंडेड बाय द कॉरिडोर ऑफ ऑल द फोर साइड। अब मैं इसको ये बताती हूँ, एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू बताती हूँ कि ये जो बना हुआ था ग्रेट बाथ, ये इस तरीके से बना हुआ था रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। इसका जो फ्लोर बना हुआ था बच्चे, वो बर्न ब्रिक से बना हुआ था। किससे, बर्न ब्रिक से, यानी कि पकी हुई ईंटों से ये बना हुआ होता था, ठीक है, पकी हुई ईंटों से। अच्छा, इसके यहाँ पर नॉर्थ में और साउथ में नीचे, यानी कि इसमें बेदिंग करने के लिए, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जो धार्मिक स्नान किया जाता था, नॉर्थ और साउथ में इसमें स्टेयर्स बने हुए, स्टेयर केस बने हुए थे, जिसमें से वो उतर कर नीचे जाते थे, बेदिंग करते थे, फिर ऊपर आते थे, ठीक है। और इसके ईस्ट और वेस्ट में यहाँ पर चेंजिंग रूम बने होते थे 4-4, ठीक है। तो यहाँ पर चेंजिंग रूम बने होते थे 4-4। इस तरीके से एक रिचुअल जो बेदिंग होती थी, धार्मिक स्नान जो होता था, उसकी ये एक्टिविटी होती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको देखना है। तो देयर वर द रूम साइड इन वन विच द लार्ज वेल, और इसमें जो पानी भरा जाता था, इसमें ग्रेट बाथ के टैंक के अंदर जो पानी भराता था, कुओं से खींच करके, बकेट से वगैरह से पानी भरा जाता था। तो जब लोग सारे लोग धार्मिक स्नान कर लेते थे, तो उसको ड्रेन कर दिया जाता था, वेस्ट वाटर को, ठीक है। तो नालियां बनाई गई थी, बहुत अच्छा सिस्टम था, तो उसको फ्लो कर दिया जाता था, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की कहानी कहते हैं मोहनजोदारो प्लान अर्बन सेट। अब ये हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में हम क्या देखते हैं कि द लोअर टाउन ऑफ द मोहनजोदारो वाज एग्जांपल द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो हमें यहाँ पर काफी तरह की रेजिडेंशियल बिल्डिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो जहां पर लोग रहा करते थे, मैनी वर सेंटर्ड द कंट्री यार्ड विद द रूम ऑल साइड्स देयर वर द नो विंडो। अब इनके जो घर होते थे बच्चे, इस टाइप के होते थे, इस टाइप के घर बने होते थे। उनमें आपको ये बताना है कि उनके घरों की एक जो विशेषता थी, क्वालिटी थी, ये थी कि उनके किसी भी रूम में विंडो नहीं होती थी, बस एक डोर होता था और डोर के अलावा कोई विंडो नहीं होती थी। तो यहाँ पर देखा गया है कि विद रूम्स ऑल द साइड, तो आंगन के चारों तरफ, ठीक है, रूम्स बने होते थे, रूम्स में कोई भी विंडो नहीं होती थी। तो देयर वर द नो विंडो इन वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। सम हाउसेज हैव रिमेन्ड द स्टेयरकेस टू रीच द सेकंड स्टोर। तो कुछ ही घरों में ऐसा पाया गया है कि ऊपर छत पर जाने के लिए उन्होंने स्टेयरकेस बनाया, मतलब सीढ़ियां बनाई है। सब में नहीं मिला, ऊपर छत के जाने के लिए रास्ता ही नहीं बनाया था, छत पर जाते ही नहीं थे वो लोग, ठीक है। तो इस तरीके से उनके घरों का स्ट्रक्चर होता था। एक बात और, उनके घरों में जैसे यहाँ से मान लीजिए कोई एंटर करता है, इधर से कोई एंटर करता है, तो वो खाली वो एंटर करने के बाद उसको सामने का व्यू नहीं दिखेगा कि उसको एंटर करते ही उसको ड्राइंग रूम दिख रहा है, या उसको किचन दिख रही है, या उसको बेडरूम दिख रहा है, या उसको और कुछ। तो इस तरीके से वो डायरेक्ट व्यू नहीं देख सकता था। अगर वो कोई विजिटर यहाँ पर आता है, कोई रिलेटिव आता है, तो इस तरह से घूम घा कर जो है वो मेन रूम में जाएगा, मेन जहां पर उसको बैठना होता है, ठीक है। तो प्राइवेसी का वो लोग बहुत ध्यान रखते थे, प्राइवेसी का और हाइजीन्स का भी। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, लुकिंग एट द लग्जरीज। तो आर्टिफैक्ट्स क्लासिफाइड द यूटिलियन। अब देखो, जो भी हमें एविडेंस मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी एविडेंस मिले, तो वो अलग अलग कैटेगरी से। अब जैसे मान लीजिए उनको मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तन भी एक जैसे नहीं होते थे। कुछ तो बहुत ही कीमती मिट्टी होती थी, क्ले होती थी, जिससे कि वो पॉट्स को यूज किया करते थे। कुछ होती थी जो बर्तन होते थे वो सिंपल होते थे, राइट। तो उन जो एविडेंस मिले हैं, उन एविडेंस के तौर पर उनकी इंपॉर्टेंस का पता लगा है कि ये जो है वो महंगे होते थे, उनको रिच फैमिली के लोग यूज किया करते थे, ये नॉर्मल होते थे, जो कि नॉर्मल पीपल उसको यूज किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक वो सुना होगा, जैसे वो होता है फियांस होता है, ठीक है। तो फियांस क्या होता है बच्चे, क्ले का नाम है। तो क्ले उसमें मिलाकर, वो फियांस जो था वो एक तरह का बहुत ही महंगा पॉट होता था, बर्तन मिट्टी का बर्तन होता था। तो क्या किया जाता था, क्ले में गम को, गोंद को मिलाया जाता था। फिर क्ले और गम को, गोंद को मिला करके उसको मिक्स किया जाता था, ठीक है। जब वो बिल्कुल मिक्स हो जाता था,
फिर उससे जो है वो जो पॉटर होता था वो उसे पॉट बनाता था और फिर उसको धूप में सुखाया जाता था। धूप में सूखने के बाद फिर वो एक तरह से स्पार्कलिंग करता था, स्पार्कल करता था वो, मतलब चमक पैदा होती थी उसमें, जैसे गोंद की जो चमक होती है वो उसको साइड में दिखती थी। और साथ में क्या होता था कि वो उस पर चित्रकारी वगैरह किया करते थे, ठीक है, चित्रकारी वगैरह किया करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि वो कॉस्टली होते थे, लेकिन उसको नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसको रिच पीपल ही यूज किया करते थे इस तरीके से, ठीक है। चलिए, ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हड़प्पन सोसाइटी में कैटेगरीज बनी हुई थी लोगों की, अमीर लोग क्या थे, गरीब लोग क्या थे, कैसे रहते थे। तो इस तरह से सोशल कैटेगरीज भी वहां पर डिवाइड की गई थी। अब इससे ये कहाँ से हमें पता चला, हमको इस टाइम में थोड़ी ना थे जिससे हमें पता चलेगा। तो बच्चे ये हमें वहां के जो एविडेंस, वहां से एविडेंस मिले उससे पता चला। कौन से एविडेंस? ब्यूराइल्स, डेड बॉडीज, ठीक है। तो इससे ये पता चलता था डेड बॉडी से। अब सोचोगे कैसे पता चलता था? तो पहली बात तो ये कि जो भी डेड बॉडीज होती थी उनको पिट्स में, गड्ढों में दफनाया जाता था। गड्ढा खोद करके, जलाते नहीं थे उसको, गड्ढा खोद करके उसको दबा दिया जाता था। तो गड्ढे के साथ जब उसको डेड बॉडीज को वहां पर रखा जाता था तो उसके साथ में जो उनके ऑर्नामेंट्स होते थे, उनके यूटेंसिल्स होते थे, उसको साथ में रख दिया जाता था। हड़प्पा के लोग ये मानते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, तो बीच में रास्ते में उसको जरूरत पड़ेगी तो पानी वगैरह सब उसके पास रखते थे, मिट्टी के बर्तन पास में रख देते थे। तो कहीं कहीं पर हमें कॉपर मिरर भी मिले हैं, कहीं कहीं पर हमें किसी किसी साइट पर डेड बॉडीज के साथ में डॉगी भी मिले हैं, डॉग्स भी मिले हैं, राइट। सो ये माना जाता है कि वो अकेला भगवान के घर जा रहा है तो वो अकेले में, उसको रास्ते में एक साथी की जरूरत पड़ेगी तो डॉग को भी दफना दिया करते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे? डिफरेंसेस विद द वे ऑफ द बिराल। तो कुछ डेड बॉडीज में हमें ज्वेलरी पहने हुए मिले हैं कि उन डेड बॉडीज के साथ में ज्वेलरी भी रखी हुई थी। इससे ये पता चलता है कि वो अमीर घराने से, जिसके हिसाब से हमें ज्वेलरी वगैरह नहीं मिली, सिंपल बर्तन ही मिले, उससे ये पता चलता है कि वो लोग नॉर्मल पीपल थे, ठीक है। तो हमें ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन द बुराइल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। तो दोनों ही ज्वेलरी के बहुत शौकीन थे, दोनों ही ज्वेलरी के बहुत ज्यादा शौकीन थे। तो मैन और वुमेन दोनों ही ज्वेलरी को वियर किया करते थे, ठीक है। तो ये क्या था बच्चे? ये फियांस पॉट था जो मैंने अभी बताई है। और इस तरह के पोर्ट्स भी उस डेड बॉडीज के साथ में रख दिए जाते थे कि भाई आगे जाएंगे, पानी वानी की जरूरत पड़ेगी, कहीं प्यासा ना चलता रहे वो। तो ऐसा मानते थे कि आफ्टर डेथ भी लाइफ होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो अब हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह के वो लोग जो है वो काम किया करते थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या था उनका, मन के बनाने का, किस तरह के ऑक्यूपेशन क्या क्या करते थे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। चन्हू दारो क्या है बच्चे? चन्हू दारो इज अ टाइनी सेटलमेंट। हालांकि वो छोटा था, ठीक है। सो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड फॉर द चन्हू दारो में सबसे ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द बीड्स मेकिंग। अब इस चन्हूदारों में क्या क्या एक्टिविटीज होती थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के रिगार्डिंग? तो इसमें बीड्स मेकिंग होती थी, मन के बनाने का काम होता था। शेल कटिंग होती थी, जो शेल जो वो होते हैं, शंख होते हैं, सिप्पी वगैरह होती है, उसको बारीकी से काटना होता है, शेप में काटना होता है, तो वो भी चन्हूदारों में होता था। नेक्स्ट होता है मेटल वर्किंग, ठीक है। तो मेटल वर्किंग, जो भी मेटल्स होती थी उसको भी काम में लाना होता था। तो ये सारे काम इसमें चन्हूदारों में होते थे। सील्स मेकिंग होती थी, वेट मेकिंग होती थी, सारे काम चन्हूदारों में होते थे, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ द मटेरियल यूज टू मेक द बीड्स इज रिमार्केबल, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ मटेरियल, तो इन बीड्स में मटेरियल को भी यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल की गोल्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि आपका वो क्या बोलेंगे, आपका कॉपर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के वो लोग यूज किया करते थे मेटल्स को। और इसके अलावा प्रेशियस स्टोन भी यूज किया करते थे। जैसे आप मान सकते हैं कि सेटेटाइट हो गया। सेटेटाइट क्या होता है बच्चे? एक सॉफ्ट स्टोन होता है, एक बहुत ही कोमल पत्थर होता है जिससे कि वो मन के बनाते थे। तो जितना सॉफ्ट वो होगा, पत्थर होगा, तो उसको उसी हिसाब से सॉफ्ट तरीके से ही उसकी कटिंग वटिंग हुआ करती थी, उसको शेप में लाना होता था। तो ये कोई बहुत ही स्किलफुल, जो एक्सपीरियंस होते थे वही लोग किया करते थे, ठीक है। तो टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। अब ये देखो, अगर मान लो उन्होंने ये बीड्स बनाई है, ठीक है, तो बीड्स भी होती थी, वो अलग अलग तरह की होती थी। ये जो मन के बनाए होते थे तो ये अलग अलग तरीके के होते, कुछ इस तरीके के होते, कुछ इस तरीके। तो जो ये ऊपर जो कटिंग होती थी, मतलब इसमें धागा पिरोना होता था तभी तो वो माला बनती थी ना। तो
यहाँ पर भी होता था, यहाँ पर भी होता था। अब ये जो इसका ये जो माउथ बनाया गया है, इस पर मेटल चढ़ाया जाता था, इस पर मेटल की रिंग जो है वो फिट की जाती थी। तो मेटल्स को भी इन बीड्स के अंदर यूज किया जाता था। सो नोड्यूल्स वर द चिप्ड इनटू द रफ शेप्स। तो पहले तो ये रफ शेप होती थी, इनमें ड्रिल का काम किया जाता। ड्रिल क्या होता है? होल करने का काम। तो वो रफ होती थी, अगर वो गले में ऐसे ही पहन लेते तो उनको चुभने लगती थी, तो उसको क्या करते थे? मेटल से कवर कर देते थे उसके होल को। ठीक है। सो फ्लैट विद द फाइनल फॉर्म। स्पेशलाइज्ड ड्रिल। अब ये ड्रिल करने का काम कहाँ होता था? मतलब ये मनके वगैरह में होल करने का काम कहाँ होता था? चन्हुदारों में भी किया जाता था, लोथल में किया जाता था, और रिसेंटली धोलावीरा, ठीक है, इनमें किया जाता था। नेक्स्ट आएगा, ये देखिए इस तरीके से ये जो बीड्स मेकिंग का काम होता था ऐसे होता था, और यही लोग वो पहना करते थे उस टाइम में। तो इनको बनाने के लिए हर कोई नहीं बना सकता था, इसके लिए भी दिमाग चाहिए था, इसके लिए भी स्किल चाहिए थी, निपुणता चाहिए होती थी। तो ये लोग ये किया करते थे। अब ये देखो, ये बीड्स बनाई गई है, इस तरह के रिंग्स, छल्ले जो हैं इनके माउथ पर लगा दिए जाते। क्लियर? फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ पर प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट डिफाइंड सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन बाय लुकिंग फॉर रॉ मटेरियल्स एंड द टूल्स यूज। ठीक है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल्स यूज करते थे और इसके लिए टूल्स यूज किया करते थे। भाई ड्रिल करने के लिए उनको ड्रिल मशीन चाहिए होगी, शेप कटिंग करने के लिए उनको कोई ना कोई नुकीली चीज चाहिए होगी। तो इस तरीके से टूल्स को भी यूज किया करते थे और किसको? मटेरियल, रॉ मटेरियल को यूज किया करते थे। वेस्ट, जब वो लोग मनके बनाने का काम करते थे तो छोटे छोटे पीसेस उनके आसपास में पड़े रहते थे जहां पर वो बनाते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था, कभी कोई पीस बड़ा भी कटिंग हो जाती थी तो उसको वो लोग यूज किया करते थे, बेकार नहीं जाते। कुछ बहुत ही छोटे छोटे पीसेस होते थे, उससे हमें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि वो लोग बीड्स मेकिंग का काम किया करते थे। अगर वो भी नहीं मिलते तो हमें पता कैसे चलता कि वो लोग ये काम करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम करते थे। ठीक है, सो दीज ट्रेसेस सजेस्टेड दैट, अब ये जो हमें ट्रेसेस मिले, जो साक्ष्य मिले, सजेस्टेड दैट अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर, craft production was also undertaken in a large cities such as the मोहनजोदारो and हड़प्पा। तो ज्यादातर हमें इनके जो एविडेंस है वो हमें मोहनजोदारो से मिले और हड़प्पा से मिले। ठीक है, हड़प्पा सिटी से। चलिए, तो इस तरीके के हम क्या देखेंगे, आगे की कहानी पर फोकस करते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर द प्रोक्यूरिंग मटीरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड द बियॉन्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैडम वो लोग ट्रेडिंग कहाँ से करते थे, किस किस कंट्री के साथ उनके ट्रेडिंग रिलेशन थे? क्या वो लोकल ही इंडिया के अंदर ही करते थे या उसे बाहर भी करते थे? गुड क्वेश्चन बच्चे। तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि उनके जो ट्रेडिंग रिलेशन थे वो बाहर की कंट्रीज से भी थे। अपने अपने इंडिया में तो थे ही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बाहर भी वो लोग ट्रेडिंग किया करते थे। तो द हड़प्पन प्रोक्यूर्ड द मटेरियल फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द वेरियस वेज। ठीक है, तो द हड़प्पन प्रोक्यूर्ड मटेरियल फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द वेरियस वेज। अब ये जो मटेरियल यूज करते थे अलग अलग कामों के लिए यूज किया करते थे। ठीक है, तो टेरिकोटा टॉयज मॉडल बुलक कार्ट सजेस्टेड दैट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड द पीपल अक्रॉस द रूट। दो तरह के रूट यूज किया करते थे। अगर उनको लोकल ही कहीं जाना होता था, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता था, तब तो रिवर का यूज नहीं करते थे, मतलब वाटरवेज का यूज नहीं करते थे, तब तो बुलक कार्ट्स का ही यूज करते थे, बैलगाड़ी वगैरह का। लेकिन जैसे उनके ट्रेडिंग रिलेशन दूर दूर देशों के साथ भी थे तो वो लोग वाटरवेज को यूज किया करते थे। ठीक है, हाँ जी। So another strategies for procuring the raw material have been to send the expedition which establish the communication with the local communities। अगर वो local communities के साथ में ही अगर उनकी ट्रेडिंग रिलेशन है तो बुलक कार्ट को यूज किया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था बहुत ही पास में होता तो पैदल भी चले जाते थे। लेकिन दूर दराज के देशों के साथ में वो क्या करते थे, वो लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन अवेल किया करते थे। स्ट्रेटजीज फॉर द प्रोक्यूरिंग मटेरियल, सो कांटेक्ट विद द डिस्टेंस लैंड। अभी तो हमने लोकल के बारे में पढ़ा, अब हम क्या करेंगे कि किन किन कंट्री के साथ में उनके ट्रेडिंग रिलेशन थे, अदर बाहर वाली कंट्रीज के साथ में। तो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड दैट सजेस्टेड दैट द कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली, ना सिर्फ खेतरी राजस्थान से कॉपर को यूज किया जाता था, कॉपर जो है वो लाया जाता था, बल्कि इंडिया से बाहर भी कॉपर का ट्रेड होता था। कहाँ से होता था? वो होता था ओमान से। ठीक है, कहां से होता था? ओमान से। सो ऑन द सदर्न ईस्ट साउथ ईस्ट टिप ऑफ द
अरेबियन पेनिनसुला। तो ये अरेबियन पेनिनसुला के ये लोग, ये जो ओमान था वो साउथ ईस्टर्न एरिया में था, डायरेक्शन में, ठीक है। सो मेसोपोटामिया, अभी मैंने एक सिविलाइजेशन बताई थी ना मेसोपोटामिया, जो आपने 11th में भी पढ़ी होगी, राइट, जहां से राइटिंग स्किल जो है डेवलप हुई थी, पढ़ना लिखना लोगों ने स्टार्ट किया था। तो मेसोपोटामिया टेक्स्ट डिटेबल टू द 3rd मिलेनियम बीसी रेफर्स टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन, मगन, ठीक है, परहैप्स नेम फॉर द ओमान। तो ओमान आज का प्रेजेंट नेम है, पहले इसको मगन कहा जाता था, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो ऐसा माना जाता है कि हमें मेसोपोटामिया से हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील मोहरे वहां से मिली और वहां की मोहरे हमें यहाँ पर मिली। इससे ये पता चलता है कि उनके ट्रेडिंग रिलेशन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ थे और उनकी कंट्री के साथ थे, ठीक है। जैसे कौन कौन सा हो गया, ओमान हो गया, ठीक है, जिसको मगन कहा जाता है। दूसरा कौन सा हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चोलिस्तान हो गया, ठीक है, ओके। तो दूसरा क्या हो जाएगा, शोरतुगई हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे बाहर के कंट्रीज थे। Other archaeological find including the हड़प्पन seals, weight, dice, तो इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड इंक्लूड द हड़प्पन सील, इसके अलावा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, सील्स मिली, मोहरे मिली, वेट मिले, ठीक है, जो बाट जिसको बोलते हैं, डाइस मिला, वो लोग शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो शतरंज माना जाता है कि इंडिया की ही देन है, तो हमें शतरंज के का जो डाइस होता है वो भी वहां से मिला। इससे पता चलता है कि वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए शतरंज वगैरह को यूज किया करते थे, शतरंज खेला करते थे। बीड्स विच सजेस्ट कॉन्टेक्ट विद द रीजन नेम द दिलमुन, दिलमुन किसको कहा जाता है बच्चे, प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ द बहरेन। तो बहरेन का ये आइलैंड था, ठीक है, तो वहां से इस तरीके के जो है वो उनके साथ में ट्रेडिंग किया करते थे। तो मगन एंड मेहुला पॉसिबली द हड़प्पन रीजन, माना जाता है कि मगन और मेलुहा, मगन और मेलुहा ये दोनों ही हड़प्पन रीजन्स हैं, मतलब हड़प्पा के रीजन में ही आते हैं, उसी के दायरे में आते हैं, क्लियर है, ओके। तो ये क्या थी बच्चे, ये हड़प्पा की सील है, मोहर है। तो इस मोहर में देखो इस तरीके से कुछ लिखा होता था जो कि अभी तक अनडिसाइफर्ड है, अभी तक इसको पहचाना नहीं जा सका कि लिखा क्या है इस पर। तो ये जो फूल पत्तियां ये तो हमें नजर आ रही हैं, लेकिन इसका कंटेंट हमें नजर नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, ठीक है, चलिए। Seals, script and weight. Seals and sailing. Seals and sailing were used to facilitate long distance communication. The sealing also conveyed the identifier of the sender. अब देखो क्या किया जाता था, अब इस तरह से क्या किया जाता था कि एक वो होता था, सील होती थी, ठीक है। तो सील को अगर उनको पहुंचाना होता था लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, सील क्या होती है, मोहरे। अब मोहरे किसी दूसरे को पर्सन को पहुंचानी होती थी, तो वो कैसे पहुंचाते थे, तो बच्चे उनका जो ट्रेडिंग होता था वो विश्वास के बेस पर होता था, ट्रस्ट के बेस पर होता, ट्रस्ट बेस्ड होता था वो, ठीक है। तो देखो अगर किसी मर्चेंट को, अगर किसी ट्रेडर्स को मोहरे पहुंचानी होती थी किसी दूसरे पर्सन के पास, तो वो क्या करता था, एक बैग होता था, ठीक है, उस बैग को क्या करते थे, उस बैग में सील्स को, उस बैग में क्या करते थे, सील को रख दिया करते थे। तो ये उनकी सील हो गई, ठीक है, वो सील रख दिया करते थे। फिर ये जो बैग होता था बच्चे, इसके माउथ को क्या करते थे वो लोग, गीली मिट्टी से उसका लेप कर दिया करते थे उसके मुंह पर, उसके माउथ पर। फिर उसके बाद अपनी स्टैंप लगा देते थे, जो सेंडर होता था वो अपनी मोहर, वो अपनी स्टैंप जो है इस पर लगा दिया करता था गीली मिट्टी पर। फिर इसको सन ड्राइड किया जाता था, फिर इसको धूप में सुखाया जाता था। सूखने के बाद में जो उसकी जो मोहर यहाँ पर लगी है, जो सिग्नेचर उसका हुआ है, तो वो बिल्कुल स्टे हो जाता था। और फिर जिस पर्सन को देता था वो उसका वो उसका कह सकते हो कि वेलविशर होता था, उसका विश्वसनीय जो भी होता होगा, पात्र होता होगा, या जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा भरोसा करता है, उसको देकर के कि तुम्हें उसको देकर आना है, दूसरे मर्चेंट्स को देकर आना है, ट्रेडर को, तो वो वहां पर देकर आता था। और वैसे ही सेम जो उनको चीजें देनी होती थी, इसी तरह का प्रोसेस जो है वो अपना करके वो लोग दिया करते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एनागैमेटिक स्क्रिप्ट। तो हड़प्पा की स्क्रिप्ट को एनागैमेटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चे ये उलझी उलझी सी है, ये समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल में इसमें लिखा क्या गया है। तो आज तक ये अनडिसाइफर्ड है, इसको नहीं समझा जा सका। कितनी कोशिशें की कि चलो एक एक वर्ड को हम समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन नहीं। अब तुम एक छोटी सी बात देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दिया, कुछ भी ऐसे लिख दिया, कुछ भी ऐसे लिख दिया, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैडम ने क्या लिखा है, नहीं। ऐसे मैंने गुचड़ू मुचड़ू बना दिया, उसको नहीं समझ में आ रहा ना। हाँ, तो ऐसे ही थी कि इसका मीनिंग क्या होता है नहीं पता,
ठीक है, तो इसको इसीलिए एनाग्रामेटिक कहा जाता है। हड़प्पन सील्स यूजुअली एट द टाइम राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम ऑफ द टाइटल एंड द ऑनर। तो इनकी सील्स पर जो था वो जो सेंडर होता था, ऑनर होता था, उसका नाम लिखा होता था, लेकिन समझ में नहीं आता था। ठीक है, स्कॉलर्स हैव बीन सजेस्टेड दैट द मोटिव जनरली एनिमल। मोटिव सजेस्ट, ये कौन सजेस्ट करते हैं? स्कॉलर्स, विद्वान ये सजेस्ट करते हैं कि जो मोटिव होता था जनरली एक एनिमल होता था, उसी को मोटिव कहा जाता था। तो कन्वेड अ मीनिंग दोज हु कुड नॉट रीड। तो जो रीड नहीं किए जा सके उनको किसी और चीज में कन्वर्ट करके, या किसी कोई पिक्टोग्राफ होती थी, तो जो पिक्चर उनको मिली तो उसको मोटिव कहा गया, कि वो एक जनरली जो है वो एक एनिमल है जो उसके ऊपर छापा गया है। मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शोर्ट। तो उनके इंस्क्रिप्शन होते थे, क्या होते थे इंस्क्रिप्शन बच्चे? जहां पर वो लोग लिखते थे, शिलालेख होते थे, कॉपर प्लेट्स होती थी, उनके ऊपर लिखते थे, इंस्क्रिप्शन होते थे वो। ठीक है, तो जो मोस्ट इंस्क्रिप्शन वर शॉर्ट, बहुत छोटे होते थे, एंड द लॉन्गेस्ट कंटेन अबाउट द 26 साइन। जो सबसे बड़ा हमें वहां पर इंस्क्रिप्शन मिला वो मिला सिर्फ 26 साइन का, सबसे बड़ा। बाकी तो छोटे छोटे होते थे, छोटे छोटे थे। ठीक है, जो सबसे बड़ा मिला सिर्फ उस पर 26 लेटर्स थे, साइन थे। द स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसाइफर्ड टिल डेट। तो इट वाज एविडेंटली अल्फाबेटिकल। ठीक है, टू मेनी साइंस समवेयर 350 375 टू 400 तक का ये जो हमें बताया गया है कि रिटर्न हमें उसमें मिले हैं एविडेंस, जो छोटे 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 इस तरीके से बताया गया है कि इस तरीके से हमें सील मिली और इस पर इस तरीके से छोटे छोटे जो है अक्षरों में कुछ लिखा गया था। ठीक है, क्लियर है। और हमेशा इसकी राइटिंग जो थी वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। हम क्या करते हैं जनरली? राइट से, सॉरी, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, लेकिन वो ऑपोजिट लिखते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। गलती मत करना, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। अब इतनी अच्छी खासी सब उनकी लाइफ चल रही थी, इसका एंड कैसे हुआ? क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो अभी भी क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन इसका एंड कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो कुछ ऐसा मानते हैं कि देयर इज एविडेंस बाय द 1800। तो हमें 1800 में वो साक्ष्य मिले, मोस्ट ऑफ द मैच्योर्ड हड़प्पन साइट इन द रीजन सच एज चोलिस्तान हैव बीन अबंडेंट। ठीक है, तो इसके एविडेंस हमें 1800 उसमें ईसा पूर्व मिलते हैं। Stimulously, there was the expansion of the population, the new settlement in the Gujarat, Haryana and the western Uttar Pradesh. तो धीरे धीरे आज के टाइम में गुजरात है और आपका हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन के बढ़ने से रिसोर्सेज कम हो गए थे, लोग भूखे मरने लगे थे, रिसोर्सेज कम पड़ने लगे, इसकी वजह से धीरे धीरे वो डेथ होने लगी। सेवरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन। तो कुछ और भी इसके रीजंस मानते हैं कि क्लाइमेट के चेंज होने से, डिफॉरेस्टेशन होने से, बार बार फ्लड आने से, बहुत तेजी से, बहुत मतलब उसमें एक बड़े लेवल पर फ्लड आती थी जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया। एंड द शिफ्टिंग एंड द ड्राइंग अप फॉर द रिवर्स। नदियों के सूख जाने से उनको वहां पर, नदी सूख गई, पानी नहीं रहा, ना फिश वगैरह फिशिंग वगैरह कर सकते थे। तो इस तरह से काफी सारे रीजन इसके डिक्लाइनेशन के माने जाते हैं। ठीक है, एंशिएंट अथॉरिटी। अब हम क्या करेंगे कि हड़प्पा में क्या कोई राजा होता था जो पूरी सिविलाइजेशन पर रूल करता था? इसका आंसर होगा नहीं, कोई पर्टिकुलर राजा नहीं था। हाँ, ये था कि सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, छोटे छोटे ट्राइब्स को, छोटे छोटे एरियाज को गवर्न करने के लिए इस तरह की प्रिस्ट की मूर्ति होती थी। ठीक है, इस तरह की प्रिस्ट की मूर्ति होती थी, और ये हमें एक जगह से नहीं मिला। देखो, अगर एक होता जो पूरे सिविलाइजेशन को रूल करता तो हमें उसका माना जाता कि वो एक ही रूलर था, लेकिन ऐसी मूर्तियां हमें बहुत जगह से मिली। तो इसे ये कहना मुश्किल है कि कोई पर्टिकुलर राजा होता था, नहीं, हेड होता था और इस तरीके का होता। प्लेसेस एंड द किंगडम्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देयर आर इंडिकेट्स द कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन बाय द इम्प्लीमेंटेड द हड़प्पा सोसाइटी। तो आज तक ये फिर भी मिस्ट्री बनी हुई है कि वहां पर कोई रूलर नहीं था, फिर भी हम कह सकते हैं कि इस तरह का रूलर जो है वो गवर्न किया करता था। तो प्लेसेस एंड द किंग। द लार्ज बिल्डिंग ऑफ द मोहनजोदारो वाज लेबल्ड एज द प्लेस बाय द आर्कियोलॉजिस्ट बट नो फाउंड। ये बात अलग है कि जैसे राजा महाराजाओं के पैलेसेस होते हैं ना, बहुत अलग से घर होते हैं नॉर्मल के बजाय। ठीक है, तो इस तरह का, ठीक है, उनको मिले तो सही, रिच पीपल के या रिच फैमिली के घरों के एविडेंस तो मिले, लेकिन इसे ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी राजा का प्लेस होगा। ठीक है, स्पेक्युलर फाइंड द एसोसिएटेड विद इट अ स्टोन स्टैचू लेबल्ड द कंटिन्यूस टू बी नोन एज द प्रिंसिंग। तो हमें वहां से एक स्टैचू मिला, एक मूर्ति मिली जिसको माना जाता है कि ये प्रिस्ट किंग था। ठीक है, और यही क्या करता था? सोसाइटीज को रूल करता था। ठीक है,
क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक? ओके, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे क्या कहता है, सम आर्कियोलॉजिस्ट आर द ओपिनियन ऑफ द हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि कोई रूलर नहीं था, और कुछ मानते हैं कि इस तरह का सिंगल रूलर ना होने की वजह से कोई सिस्टम ही नहीं था। बट द सेवरल रूलर मोहनजोदारो हैड द सेपरेट रूलर हड़प्पा अनदर। लेकिन इस तरह से हमें काफी सारे जो है अलग अलग जगह से ऐसी मूर्तियां मिली हैं। वाई सम बिलीव दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट। कुछ मानते हैं कि ये अलग अलग, हड़प्पा अलग था, मोहनजोदारो अलग था, चोलिस्तान अलग था, वो अलग था, वो अलग था। ठीक है, अलग तो था, लेकिन अलग अलग एरियाज को रूल करने वाले कोई अलग अलग राजा नहीं थे। कुछ ये मानते हैं कि एक ही ये जो प्रिस्ट किंग था ये एक ही था, कुछ मानते हैं कि नहीं ये बहुत सारे थे। तो अभी तक ये मिस्ट्री बनी हुई है। ठीक है, डिस्कवरिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हड़प्पा की डिस्कवरी कैसे होती है, तो हड़प्पन सिटीज फेल इनटू द रुइंस। तो हमें इनके पीसी से हमें जो भी इनके एविडेंस मिले इससे पता चलता है पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट दैम। तो लोग इसको भूल चुके थे, बिल्कुल भूल चुके हैं, मतलब उनको पता ही नहीं था कि इस टाइप की भी कोई सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर रही होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि एक हमारे वो थे डायरेक्टर जनरल थे एएसआई, ठीक है, जिनका नाम था कनिंगम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो कनिंगम यूज्ड टू अकाउंट लेफ्ट बाय द चाइनीज। ठीक है, कनिंगम ने एक चाइनीज बुद्धिस्ट यहाँ पर आए थे 4th सेंचुरी में। तो उन्होंने यहाँ को जब एग्जामाइन किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। उस बुक में क्या लिखा गया है, हु हैड विजिटेड सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th एंड द 7th सेंचुरी। तो 4th से 7th सेंचुरी के बीच में उन्होंने इंडिया को विजिट किया। लोकेट द अर्ली सेटलमेंट, और उसमें क्या लिखा, अ साइट ऑफ हड़प्पा विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनिशियरी of the Chinese pilgrimage and was known as the early historical city। तो उसमें जो लिखा गया था, उसने जो लिखा कि चीजों को उसने एग्जामाइन करके अपनी बुक में लिखा, एक तो वो उसके पास वो बुक थी। फिर दूसरी तरफ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है, उनको एविडेंस निकाल कर जो बताए कि ये जो है इतना पुराना है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या कहता है कि नहीं वो इतना पुराना है। तो दोनों की स्टेटमेंट मैच नहीं होती है। इस वजह से कनिंगम की कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाती है कि मैं किसको सही मानूं। एक तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एविडेंस निकाला है, फिर उस एविडेंस का पता, एज का पता लगाया गया है किससे, कार्बन 14 से। तो C14 से उसकी एज का पता लगाया था। ये एक प्रोसेस है बच्चे, ठीक है, कार्बन डेटिंग 14 बोलते हैं इसको। इससे किसी भी ऑब्जेक्ट की एज का पता लगाया जाता है। जैसे मार्कर है कि मार्कर कब बना, कैसे बना, तो ये मार्कर की एज को जैसे हम कार्बन डेटिंग 14 से जब इसको उसमें रखेंगे तो उसकी एज का पता ही बता देगा। फिर ये कार्बन डेटिंग 14 से उसकी एज का पता लगाया, और उसके पास जो बुक थी तो दोनों की स्टेटमेंट मैच नहीं होती थी। इसकी वजह से उसकी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, डिस्कवरी द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। तो होता क्या है कि 1924 में 1924 में जॉन मार्शल आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन। तो इन्होंने बताया कि यार देखो यहाँ भी कोई सिविलाइजेशन बसी हुई थी, और सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया को वही बताने वाले थे। कौन, जॉन मार्शल। कब बताया उन्होंने, 1924 में। लोग भूल चुके थे कि कभी हड़प्पा सिविलाइजेशन में रही होगी, लेकिन दोबारा से उसको रिमाइंड किसने कराया, दुनिया को किसने बताया, दुनिया के सामने इस बात को, सच्चाई को कौन लेकर आए, जॉन मार्शल। It was the world knew not only a few civilization but also of the one the contemporaneous with the Mesopotamia। तो इससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ भी उनके रिलेशन थे। मार्शल टेंडेड द एक्सकवेट along regular horizontal units, measure the uniformly throughout the ignoring the stratigraphy of the site। अब ये क्या करते हैं कि उन्होंने किसी चीज को ध्यान नहीं दिया, फिर वो अपनी टीम के साथ जाते हैं, जाकर के एविडेंस को निकालने का काम करते हैं, तब जाकर के उनके इस बात का प्रूफ जो है वो दुनिया मानने लगी कि हाँ इससे सही बोला है। ठीक है, तो द इट मींस दैट द आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो एविडेंस होते हैं उसको आर्टिफैक्ट्स बोला जाता है। रिकवर्ड फ्रॉम द स्मॉल यूनिट ग्रुप्ड टुगेदर, और फिर वो अपने ग्रुप के साथ जाते हैं और इस तरह से एविडेंस निकाल करके और बार बार दुनिया को बताते हैं कि ये लोग ये यूज करते थे, ये यूज करते थे। तो इसका क्रेडिट जाता है किसको, जॉन मार्शल को। ठीक है, न्यू टेक्निक्स एंड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या उठते हैं, ठीक है, सिंस 1980 देयर हैज आल्सो बीन द ग्रोइंग इंटरनेशनल
इंटरेस्ट इन द हड़प्पन आर्कियोलॉजी। अब सभी का ध्यान, यानी कि दूर दूर से, दो अलग अलग देशों, बाहर के लोगों का भी एक इंटरेस्ट बन जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च करने का। उनको तो काम मिल गया और लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे, और इंटरेस्ट के साथ ही वो चीजों की जानकारी जो है वो डे बाय डे जुटाने लगे थे। तो स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड द अब्रॉड हैव बीन ज्वाइंटली, अब हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट और बाहर के दोनों मिलकर इस हड़प्पन को क्या करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदारो को। दे आर यूजिंग द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, उन्होंने इसके एविडेंस को निकालने के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज किया, ठीक है, रिकवर द ट्रेसेस ऑफ द क्ले स्टोन, और इनको जितने भी जो भी एविडेंस मिले तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी सारी चीजों के बारे में पता लगाया गया, ठीक है। और दीज एक्सप्लोरेशंस प्रॉमिस यील्ड इंटरेस्टिंग द रिजल्ट इन द फ्यूचर, और जो हम ये काम कर रहे हैं ना, फ्यूचर में इसका रिजल्ट मिलेगा हमें, ठीक है, तो हमें इसके बारे में बताना है। प्रॉब्लम्स ऑफ द पीसिंग टुगेदर द पास्ट, अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है एविडेंस को निकालना, हिस्टोरियंस का काम होता है उस एविडेंस के बेस पर हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन वो हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, जब उनको वहां का रिटन कंटेंट ही समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ होती है कि वहां पर कहीं पर भी मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले, टेम्पल्स के कहीं भी एविडेंस नहीं मिले। हालांकि वो ऐसा नहीं था कि वो लोग रिलीजन को बिल्कुल भी उस पर फेथ नहीं करते थे, तो वो लोग धार्मिक भी थे, तभी तो वो धार्मिक स्नान करते थे ना, जो ग्रेट बात हुआ। और वो लोग प्लांट की भी, एनिमल्स की भी पूजा किया करते थे, प्लांट में लगा लो, पीपल हो गया, तुलसी हो गया, इस तरह की वो प्लांट की पूजा किया करते थे। और जैसे उसकी पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, ठीक है, गॉडेस की मूर्ति मिली है, ठीक है, तो इस तरीके से मदर गॉडेस की मूर्ति मिलने पर पता चला कि वो लोग देखो धार्मिक तो थे, ठीक है। सो ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज द क्लोथ, इसके अलावा चलो ये तो था, लेकिन इसके अलावा वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे, तो कहीं कहीं से छोटे छोटे जो पीसेस मिले, कहीं से जो फ्लोरल पीस होता है कि फूल पत्तियों वाले डिजाइन का कहीं कपड़े का पीस मिला, तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग डिजाइन से भी वाकिफ थे, ठीक है। सो वुड एंड द रीच जनरली द डीकम्पोज, कुछ ऐसे थे कि बिल्कुल डीकम्पोज हो गए, मिट्टी में मिल गए, उनका पता ही नहीं चला, कुछ ऐसे बहुत सारे भी एविडेंस होंगे। especially in the tropical region what survived the stone, burnt clay, terracotta, metal etc. फिर जो जो चीजें मिली उसके बिहार पर बताया गया है कि वो लोग पकी हुई ईंटों का, मेटल्स का, इस तरीके का यूज किया था, ठीक है। Problems in piecing together, तो classify the finds. One simple principal classification in terms of the material such as the stone, clay, ivory, these the second. तो पहला जो हमें जो एक क्लासिफिकेशन होता है, तो मटेरियल के बेस पर, ठीक है, स्टोन के बेस पर, क्ले, मेटल, इनके बीच पर हमें पता चलता है कि कौन लोग उसको यूज किया करते थे, अमीर लोग इसको यूज करते थे, नॉर्मल पीपल इसको नॉर्मली यूज किया करते थे। सेकेंड हमारी कंफ्यूजन ये बनती है इन द टर्म ऑफ द फंक्शन। Archaeologists have decided to whether for the intents and the artifacts is a tool or the ornaments or the both. क्या वो किसी टूल का यूज करते थे या वो स्टोन का यूज करते थे, क्या उनको वो टेक्निक्स आती थी टूल्स बनाने की, मशीनें बनाने की टेक्निक्स आती थी जिससे कि वो इतने अच्छे अच्छे काम कर लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक द रिसोर्सेज इन डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है, फॉर इंटेंस द थ्रू देयर आर ट्रेसेस ऑफ द कॉटन, तो हमें हड़प्पा साइड से हमें कॉटन के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। टू फाइंड द अबाउट क्लोथिंग वी हैव डिपेंड ऑन द डायरेक्ट एविडेंस इंक्लूडिंग द डिपिक्शन इन द स्कल्पचर, और इसके अलावा जब हमें कॉटन के एविडेंस मिले तो उसे ये पता चलता है कि वो लोग कॉटन से भी अवेयर थे, कॉटन की भी एग्रीकल्चर वो कल्टीवेशन किया करते थे। और इसके अलावा तो वहां पर जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते थे, स्ट्रक्चर्स मतलब पत्थर की मूर्तियां होती थी, उससे ये पता चलता है कि वो लोग इन चीजों को यूज किया करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम इन पीसिंग टुगेदर में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑन द इंटरप्रिटेशन। तो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थ्रू द certain object which seemed the unusual and unfamiliar may have had a religious significance. तो कौन से भगवान की वो पूजा करते थे पर्टिकुलर ये नहीं पता चला। Attempts have also made the reconstruct religion beliefs and practices by examining seals. Some of these seems to be depicted ritual scenes. हमें इसे पता ये तो चला है कि वो लोग धार्मिक तो थे, उनकी एक्टिविटी से, उनके एविडेंस से ये पता चला है,
लेकिन बच्चे अदर विद द प्लांट ऑफ द मोटिव्स एंड द थ्रो इंडिकेट द नेचर ऑफ वर्शिप। तो ऐसा भी माना गया कि वो लोग नेचर को भी वर्शिप किया करते थे। मैंने भी बताया ना, पीपल की पूजा करना, तुलसी की पूजा करना, ठीक है, एनिमल्स को भी वो लोग मानते थे, उसकी भी कई बार ऐसे करते थे, पूजा करते थे। जैसे आज के टाइम में हम गौ माता जिसको बोलते हैं, पहले वो गाय थे। ये ध्यान रखना कि वो लोग काउ से अनअवेयर थे, काउ को नहीं जानते थे वो, ठीक है। और सेवरल रिकंस्ट्रक्शन रिमेन द स्पेक्टिकुलेटिव एट द प्रेजेंट। तो अभी भी कुछ ऐसी वो है बातें छुपी हुई है जो कि अभी उन पर रिसर्च होनी बाकी है। तो बाद में धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम जो है वो होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी हमें ये जो मदर गॉडेस की जो मूर्तियां हैं बच्चे, वो एक जगह से नहीं मिली, बहुत जगह से मिली हमें, और बहुत ज्यादा मिली। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो लोग मदर गॉडेस की पूजा किया करते होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा इन शॉर्ट में। तो एग्जाम में जाने से पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे, और इस क्विक रिवीजन से फायदा ये होगा कि आपको चीजें अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, और आप अपने आंसर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि अभी अड्डा 24/7 की तरफ से सीयूईटी के लिए ये बैचेस निकाले गए हैं, क्योंकि बच्चे देखो बोर्ड एग्जाम के बाद आपको सीयूईटी भी देना होगा, और एकदम से प्रेशर आएगा तो आप जो है वो अभी क्या कर रहे हो, अभी तो तुम बोर्ड को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो बोर्ड को टारगेट, जैसे बोर्ड के एग्जाम खत्म होगी वैसे सीयूटी का प्रेशर आ जाएगा। तो बेटर यही होगा कि जल्दी से जल्दी जो है इस बैच में एनरोल करो अपने आप को। तो इस बैच में अगर मैं मान लो कि इस महापैक की बात करती हूँ, तो जिसका प्राइस है 8399, तो बच्चे इसमें 17% का डिस्काउंट ना करके अब कर दिया गया 20% का डिस्काउंट, जो कि आज मंथ एंड सेल यानी कि 31 जन तक रहेगा, 12 बजे तक रहेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है आप उसको कर सकते हैं। तो ये सीयूटी के लिए है, इसमें आपको बुक मिलेगी, जो कि आप घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन आपको बुक मिल जाएगी। उसके बाद ये आपका महापैक है। तो इस महापैक में एनरोल करने का फायदा ये होगा कि इसमें आपको हर बैच का एक्सेस मिल जाएगा, बार बार आपको बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर बैच में आप अपने आप जो है बाय डिफॉल्ट एंटर हो सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आपको पुराने वाले बैचेस भी मिलेंगे, आपको ये जो प्रेजेंट में चल रहे हैं ये भी, और आने वाले बैचेस में भी। तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बस एक बार इन्वेस्ट करना है। तो इसको क्या करना है, आपको अवेल करना है जल्दी से जल्दी। ऐसा ना हो कि ऑफर जो है वो खत्म हो जाए 20% का, और फिर ये आपको पेमेंट करना पड़े ज्यादा, ठीक है। तो आप इसमें कोड अप्लाई करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए, क्या, Y489, ये मेरा कूपन कोड है। तो जैसे आप इस कूपन कोड को लगाएंगे आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, सैंपल पेपर ले सकते हैं, ई बुक्स वगैरह ले सकते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए, तो फटाफट से अभी के अभी, क्योंकि देखो तैयारी की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, तो अभी से अभी सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। अब इसको मैम परचेज करने का थोड़ा सा आप बता दीजिए कि इसको कैसे परचेज करना होगा। इसको परचेज करना होगा कि अगर आपने अड्डा की ऐप को डाउनलोड किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो फटाफट से अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। वहीं पर आपको पीडीएफ वगैरह सब वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, सीयूटी पे जाना है। तो सीयूटी में आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, महापैक लेना चाहते हैं, जो भी वट आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो आपको ये इतने सारे कोर्स यहाँ पर दिखाई देंगे, आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कम लग रहा है तो इस पर भी 20% का डिस्काउंट है, लेकिन इस पे एक ही बार आपका रिवीजन होगा, एक ही बार सिलेबस होगा खत्म। तो इसकी वैलिडिटी, महापैक की वैलिडिटी जो है वो 9 मंथ की है। वैसे तो सभी की वैलिडिटी के हिसाब से आप लोग चूज करना कि किसकी वैलिडिटी ज्यादा है, ठीक है। पैसे को मत देखो, अपने करियर को देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको क्या कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए ये परचेज करना है, तो इसको परचेज करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपको ये देखिए 1000 आवर्स की क्लास मिल रही है, 449 आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, 319 जो है वो आपको ई बुक्स मिल रही है, और आपको 1-2 सब्जेक्ट नहीं, आपको पूरे टोटल 6 सब्जेक्ट्स की बुक दी जा रही है। तो कभी ऑनलाइन पढ़ने का मन नहीं करता है और आप मम्मी डांटती रहती है कि कभी बुक से भी पढ़ लिया करो, तो इसमें आपको वो बुक मिलेगी, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा फीचर क्या है, वो ये है कि आपको इसमें सभी बैच का एक्सेस मिल जाएगा, एक्सेस ऑफ द ऑल सीयूटी बैचेस, बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा। तो जहां तुम मम्मी पापा के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतने सारे जो है वो क्या करेंगे, पैसे लगाओगे, उससे बढ़िया है कि इससे बेटर है कि अपना थोड़ा सा इन्वेस्ट करके और एक अच्छी नॉलेज लेकर जाओ। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो और पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। और हाँ, एनसीईआरटी को फॉलो करते रहना है। जो भी आपके डाउट्स होंगे
कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।